गुड मॉर्निंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। हम लोग ने बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग 3 हिस्से में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमारा जो रहेगा वो दूरी सूत्र के ऊपर रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला, और उसके ऊपर एप्लीकेशन रहेगा हमारा। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना था विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके ऊपर बात करूंगा विभाजन सूत्र के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए आप लोग, साथ ही साथ आप लोग भी करते चलिए। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विभाजन सूत्र क्या होता है और विभाजन सूत्र को प्रूव कैसे किया जाता है, ड्राइव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले लुक एट द फिगर। सबसे पहले आप पिक्चर को देखिए। यहाँ पर ये हमारा क्षैतिज रेखा है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, ये हमारा वाई अक्ष है। ये दोनों जहाँ पे मिलता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। अब हमारे पास चूंकि हम लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र, मतलब इसमें हमको ये जानना है कि अगर दो एंड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट बनाए और उस लाइन सेगमेंट के अंदर कोई पॉइंट P हो, तो वो पॉइंट P के कारण लाइन सेगमेंट AB किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और होगा तो कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर AB एक रेखाखंड है, AB यहाँ पर एक रेखाखंड है। A का जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, B का जो निर्देशांक है वो x2 y2 है। ये दोनों रेखा को हमें विभाजित करना है। तो विभाजित करेंगे तो किसी न किसी जगह से करेंगे। तो सपोज वो जगह हमने यहाँ मान लिया कि ये हमारा विभाजन बिंदु है, इसका नाम P है। ये पॉइंट P जो है रेखाखंड AB को विभाजित करेगा, ये इसे दो टुकड़े में बांट देगा। तो A से P पहला टुकड़ा बनेगा A से P और दूसरा टुकड़ा बनेगा B से P। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, AP अनुपात BP, AP रेशियो AP इज टू BP। तो A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। A और B दोनों के बीच में कहीं भी कोई एक पॉइंट P है, ओके, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब क्या कीजिए, A से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, उसका नाम हो गया AR, ओके। यहाँ पर P से अगेन एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए x एक्सिस पर, इसका नाम हो गया PS। अगेन आप B से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए x एक्सिस पर, इसका नाम हो गया BT, ओके। ये तीन समकोण यहाँ ड्रॉ हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो आपका विभाजन बिंदु है P, ओके, यहाँ से आप एक लाइन खींचिए जो आपका x एक्सिस के समांतर होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो ये लाइन होगी आपका PC। और इसी तरह आप यहाँ पर बिंदु A से, ओके, बिंदु A से x एक्सिस के समांतर एक रेखाखंड खींचिए AQ। अब आपका फिगर इस तरह बन जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। चलिए अब दूरी की बात करते हैं। देखिए O हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, पहला बिंदु यहाँ पर यहाँ R है मूल बिंदु से, तो हम मान लेते हैं कि O से R का दूरी x1 है, ठीक है। इसी तरह O से S का दूरी x है, और इसी तरह O से T का दूरी x2 है। अब हम थोड़ा सा ज्यामिति अप्लाई करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए मैंने बताया था जियोमेट्री जरूरी है, फिगर जरूरी है, अलजेब्रा बीजगणित जरूरी है। तो बीजगणित बाद में यूज करेंगे हम लोग, पहले ज्योमेट्री देखते हैं। तो O से R हमारा x1 है, O से S हमारा x है, तो R से S का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1। अब देखिए RS और AQ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर R पे 90 डिग्री बना, S पर 90 डिग्री बना,
क्यू पर 90 डिग्री बना, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी चतुर्भुज का अगर चारों कोण 90-90 करके होगा और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समांतर होगा, विपरीत होगा, तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और ये लक्षण जो होता है, ये जो गुण होता है, ये एक आयत का होता है। तो इस कंसेप्ट से RS और AQ बराबर हो गया, तो AQ हमारा हो गया x माइनस x1। ओके, आगे चलिए। इसी तरह देखिए ST, तो ST क्या हो जाएगा, x2, O से T का दूरी है x2, ओके, और O से S का दूरी है x, तो यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x, तो बीच का पार्ट कैसे निकलेगा, बड़ा दूरी से छोटा दूरी को माइनस करके, तो ये हो गया x2 माइनस x, तो x2 माइनस x हो गया ST, और ST और PC समांतर और बराबर होगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि PCTS एक आयत बन जाएगा, PCTS एक आयत बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे PC भी निकल गया x2 माइनस x। इसी तरह आप इधर से देखिए, आपका Q जो है मूल बिंदु से y1 का दूरी पर है, ये आपका y1 है, ओके, ये y1 दूरी पर है। ये जो आपका P है, ये आपका y दूरी पर है, और ये जो आपका B है, ये आपका y2 की दूरी पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, Q से लेके S तक y1 है, देखिए मैंने दिखाया है, ओके, आपका सॉरी P से लेके S तक, ये देखिए P से लेके S तक, ये जो है आपका P से लेके जो S तक होगा वही आपका C से लेके T तक होगा, दोनों आपका y है, ओके, दोनों आपका क्या है, y है। लाइनिंग को देखिए आप, और B बिंदु जो है इसका दूरी y2 है, तो C से T आपका y हो गया, B से आपका T y2 हो गया, तो बीच का दूरी BC कैसे निकलेगा, y2 माइनस y, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी जो है y2 है, और ये दूरी जो है y है, तो ये बीच का जो दूरी निकलेगा यहाँ पे, ये निकलेगा y2 माइनस y। इसी तरह देखिए P आपका पॉइंट y को बताता है, और Q आपका पॉइंट y1 को बताता है, ये y1 को बताता है, ये y को बताता है। तो S से P का दूरी है y, S से Q का दूरी है y1, तो PQ का दूरी क्या हो जाएगा, y माइनस y1। तो हमें मिल गया यहाँ पर AQ बराबर x2 माइनस x1, ओके, PQ बराबर y माइनस y1, PC बराबर x2 माइनस x, और BC बराबर y2 माइनस y। अब फिर से ज्यामिति अप्लाई कीजिए, तो आप देखिएगा त्रिभुज APQ और त्रिभुज PBC दोनों समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एंगल Q और एंगल C 90 डिग्री है, और एंगल A और एंगल P बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AQ और PC बराबर और समांतर है, और AC जो है तिर्यकछेदी रेखा है, तो इस कारण ये संगत कोण जो है वो बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़े AA समरूपता कसौटी, AA सिमिलरिटी पढ़े हम लोग, उसमें ये बताया गया है कि अगर दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समरूप, सिमिलर हो जाते हैं। तो ज्योमेट्री से पता चल रहा है त्रिभुज PAQ सिमिलर हो गया त्रिभुज BPC के, यानी त्रिभुज PAQ और BPPC समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PA बटा BP, देखिए मैंने लिखा है PA बटा BP बराबर AQ बटा PC, AQ बटा PC बराबर PQ बटा BC, PQ बटा BC। पिक्चर में आपने देखिए PA A से P को M1 लिया है, P से B को M2 लिया है, तो PA बटा PB क्या हो जाएगा, M1 बाई M2। ओके, फिगर में AQ हमने निकाला था, देखिए यहाँ पर x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1। PC, P से C, P से ओके, तो PC यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका C है, तो PC देखिए हमने क्या निकाला है, x2 माइनस x, तो यहाँ पर बैठा दीजिए आप x2 माइनस x। इसी तरह PQ, ये यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, क्या निकाला गया था, y माइनस y1, तो यहाँ बैठा दीजिए y माइनस y1। BC, B से आपको C जाना है, y2 माइनस y।
तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। अब चूंकि तीन चीज आपस में बराबर एक दूसरे के, तो हम किसी भी दो को लेके सॉल्व करते हैं, तो हम पहले ये दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। यदि m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बाय x2 माइनस x हुआ तो क्रॉस गुना ले लीजिए, तो रिजल्ट आ रहा है m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1। ओके, आप इस m2 x1 को बायां साइड ले जाइए, तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। इस माइनस को आप इधर ले आइए, तो ये हो जा रहा है m1 x प्लस m2 x। अगेन आपका m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू, यहाँ से x को आप कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बच रहा है m1 प्लस m2। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड रिलेशन को लीजिए, m1 बाय m2 फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को लीजिए, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को लीजिए आप। m1 बाय m2 बराबर y माइनस y1 बाय y2 माइनस 1, क्रॉस गुना कर दीजिए आप, m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। आप m2 y1 को बायां साइड ले जाइए, तो m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y को रहने दीजिए, माइनस m1 y को दायां साइड ले जाइए, तो ये हो रहा है m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर m1 y प्लस m2 y, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर आपका रहा है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा pxy था, ये जो हमारा विभाजन बिंदु था जहाँ से होकर रेखाखंड AB विभाजित हो रहा था, उसका निर्देशांक क्या आएगा pxy, और p और x हमने क्या निकाला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। x निर्देशांक इसका जगह ले लेगा, y निर्देशांक इसका जगह ले लेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। मैंने पिछले क्लास में समझाया था किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं, और वो बिंदु का निर्देशांक हो जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ विशेष स्थिति पर ध्यान देते हैं। सपोज कीजिए कि कभी ऐसा हो कि m1 अनुपात m2 k:1 हो जाए, m1 अनुपात m2 k:1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 किसका जगह ले लेगा k का, m2 किसका जगह ले लेगा 1 का। तो आपने जो अभी निकाला x निर्देशांक का वैल्यू, इसमें इसको पुट कर दीजिए आप, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। m1 के जगह k रख दीजिए, m2 के जगह 1 रख दीजिए, तो k x2 प्लस 1 डॉट x1 बाई k प्लस 1, तो रिजल्ट आ गया k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1। इसी तरह y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, तो m1 के जगह k रख दीजिए, m2 के जगह 1 रख दीजिए, तो रिजल्ट आ जा रहा है k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। चलिए, तो यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक हो गया pxy बराबर p, x का जगह कौन ले लिया k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, y का जगह कौन ले लिया k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। आइए हम लोग विशेष स्थिति 2 पर ध्यान देते हैं। सपोज मानिए ऐसा हुआ कि किसी क्वेश्चन में m1 अनुपात m2 1:1 हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि m1 के जगह 1 बैठा दीजिए, m2 के जगह 1 बैठा दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए x बराबर हमने क्या निकाला था m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो आपको क्या करना है m1 और m2 दोनों जगह में 1 1 बैठा देना है, तो 1 बैठा दीजिए, 1 x2 प्लस 1 x1 बाय 1 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या है आपका x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलरली y बराबर 1 y2 प्लस 1 y1 बाय 1 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आया y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक इस स्थिति में हो जा रहा है pxy बराबर p, x का जगह ले रहा है x1 प्लस x2 बाई 2, y का जगह ले रहा है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो x है x1 और x2 के बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि x का जो मान आ रहा है वो x1 x2 का औसत मान आ रहा है, एवरेज मान आ रहा है। तो इस केस में ये जो pxy है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इस केस में p हमारा मध्य बिंदु बन जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो
इस टॉपिक से रिलेटेड सारा डेराइव, सारा परिभाषा, सारा थ्योरी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके, इसमें अब कुछ नहीं रह गया, मैंने आपको बता दिया विभाजन सूत्र कैसे होता है, विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं। विभाजन सूत्र का दो विशेष स्थिति था, मैंने दोनों बता दिया। आइए 4-5 सवाल करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला सॉल्व एग्जाम्पल, साधित उदाहरण। पहला देखिए क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हम जो थ्योरी पढ़े उसके हिसाब से x का पहला वैल्यू क्या होता है, x1, तो x1 हो गया 4, y1 कितना हो गया -3, x2 कितना हो गया 8, y2 कितना हो गया 5। अनुपात को हम लोग क्या पढ़ते हैं, m1:m2, तो हमारा m1 अनुपात m2 क्या गया 3:1। अब x का फॉर्मूला लिख दीजिए, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। m1 के जगह 3 बैठाइए, x2 के जगह 8 बैठाइए, m2 के जगह 1 बैठाइए, x1 के जगह 4 बैठाइए और कैलकुलेट कीजिए। तो 3 × 8 प्लस 1 × 4 बाई 3 प्लस 1, तो 24 प्लस 4/4, तो यह आएगा 28/4 मतलब 7, यानी x भुज शीशा का वैल्यू आ गया 7। इसी तरह y निकालिए सेक्शन फार्मूला से, विभाजन सूत्र का प्रयोग से निकालिए, y का वैल्यू कितना आएगा, m1y2 प्लस m2y1 ओके बाई m1 प्लस m2। तो आपका m1 है 3, y2 है 5 ओके, और m2 है 1 और y1 है -3, बैठा दीजिए। तो 3 × 5 जोड़ 1 × -3 बटा 3 जोड़ 1, तो 15 - 3/4, 12/4 मतलब 3। और क्वेश्चन बोला था कि वह कौन सा बिंदु होगा जो ये दोनों बिंदुओं को क्या करेगा, 3:1 में विभाजित कर देगा। मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहता था क्वेश्चन, अगर वो A था, ये B था और ये P था, तो AP:BP जो होता है इस बार हो जाता है हमारा 3:1। तो वो बिंदु हमने क्या माना था, P माना था ना। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं, PXY, तो x हमारा कितना आया 7, y कितना आया 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः वह बिंदु जो दिए हुए बिंदुओं को 3:1 में आंतरिक विभाजित करेगा, ठीक है, आंतरिक विभाजित मतलब होता है विभाजन अंदर होना। देखिए A और B के बीच में P आया था, इसको आंतरिक विभाजन करते हैं। ओके, बाहरी विभाजन यदि होता तो P जो है P के बाहर चला जाता, वो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको आंतरिक विभाजन रिलेटेड चीज बताऊंगा। ओके, इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है वो बिंदु आएगा XY, अतः बिंदु के निर्देशांक PXY और PXY हो जाएगा P73। यही वह वांछित बिंदु है जो दिए हुए बिंदुओं को 3:1 में विभाजित कर देगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस बार हमारा जो बिंदु है वो A दिया हुआ है पहले की भांति, इस बार हमारा बिंदु B भी दिया हुआ है पहले की भांति, और इस बार क्वेश्चन में जो बिंदु विभाजित करेगा P वो भी दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहला का उल्टा है, इस बार बिंदु P दिया हुआ है, आपको अनुपात निकालना है। इसके पहले के क्वेश्चन में आपको अनुपात दिया हुआ था, बिंदु P को निकालना था। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो चलिए कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम मान लेंगे कि अभीष्ट अनुपात K:1 है। आप इसको M1:M2 भी लेके बना सकते हैं, आप इसको K:1 लेके बना सकते हैं। तो हम ये विशेष स्थिति 1 वाले तरीके से बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप M1:M2 को K:1 मान लीजिएगा तो आपका x क्या हो जाएगा, Kx2/x1/K+1। हम इसी का यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए x1 मेरा कितना आया -4, x1 आ गया -4 ओके। y1 कितना हो जाएगा मेरा 6, x2 है आपका -6, y2 है आपका 10। तो देखिए हमने लिखा है ओके, यहाँ पर जो है बिंदु -4, 6 ये आपका अभीष्ट बिंदु P है ना। तो आपका x हो गया -4, y हो गया 6, x1 हो गया -6, y1 हो गया 10, क्योंकि ये देखिए पहला बिंदु यहाँ पे -6, 10, दूसरा है 3, -8, तो x2 हो गया 3, y2 हो गया -8। अब जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था उस पर रख दीजिए, x बराबर Kx2 + x1/K+1। सारा मान को रख दीजिए, K का K रहेगा, x2 3 बढ़ जाएगा, x1 -6 बढ़ेगा, K+1। तो आपके मुताबिक जो अभीष्ट बिंदु P है उसका x निर्देशांक ये आता है। लेकिन क्वेश्चन में उस बिंदु का अभीष्ट बिंदु का जो x निर्देशांक वो कितना है -4 है।
तो आप जो अपने से निकालें उसका x निर्देशांक और जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिए आप, तो सॉल्व करने से आ रहा है 3k माइनस 6 बटा k प्लस 1 बराबर -4। तो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है 3k माइनस 6 बराबर -4 इंटू k प्लस 1। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 3k माइनस 6 बराबर -4k माइनस 4। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 3k प्लस 4k बराबर -4 प्लस 6। तो यहाँ से अगेन रिजल्ट आ रहा है आपका 7k बराबर 2। तो यहाँ से k बराबर आ गया 2/7 और k बराबर 2/7 आया, मतलब k के नीचे कुछ नहीं है और जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है और गणित का खुदा एक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, गणित का खुदा एक होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है और खुदा एक होता है। तो k:1 क्या आ गया 2:7, यही आपका अभीष्ट अनुपात है। यानी दिया हुआ रेखाखंड जो है दिया हुआ जो रेखाखंड जो AB से बनता है a -6 10 b 3 -8, इससे जो बनता है उसको जो रेखाखंड को काटने वाला जो बिंदु है -4 6, ये इस दिए हुए रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बिंदुओं a 2, -2 और b -7 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकले। देखिए समत्रिभाजित का मतलब हो गया, त्रि मतलब होता है 3 और सम मतलब होता है बराबर, यानी दिया हुआ रेखाखंड AB को 3 बराबर टुकड़ा में काटना है। तो चलिए सबसे पहले आप फिगर को देखिए, ये हमारा A है, क्वेश्चन के मुताबिक ये 2 -2 है। ये हमारा B है, क्वेश्चन के मुताबिक ये -7 4 है। इसका 3 टुकड़ा करना है, तो 3 टुकड़ा कीजिएगा तो आपको 2 बिंदु का जरूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। ये दोनों बिंदु इस रेखाखंड AB को 3 बराबर भाग में बांटने के लिए जिम्मेदार है। तो 3 बराबर टुकड़ा इसका क्या बनेगा, AP PQ BQ। जितना A से P का दूरी होगा उतना ही P से Q का होगा, उतना ही B से Q का होगा। तो हमने मान लिया कि AP 1 होगा, AP 1 होगा, A से P का दूरी 1 होगा, तो P से Q का भी दूरी 1 होगा, B से Q का भी दूरी 1 होगा। तो चूंकि 3 बराबर में विभाजित कर रहा है तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:1:1। तो दिए हुए आकृति से पता चल रहा है AP अनुपात BP बराबर हो जाएगा 1। A से P देखिए 1 है, अब BP क्या होगा, B से P जाना है तो 1 + 1, यानी AP अनुपात BP हो जाएगा 1:2। ओके, किसी भी बिंदु का निर्देशांक PXY कैसे निकलता है, P लिख दीजिए, फॉर्मूला आपको बताया था ना, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1/2 + m2/1 / m1 + m2। तो आप P निकालने, P देखिए यहाँ पर है, तो P के केस के लिए x1 कौन बन जाएगा आपका 2, x2 कौन बनेगा -4, y1 कौन बनेगा -2 और y2 कौन बनेगा 2। तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको सॉल्व करने से देखिए m1x2 m2x1 / m1 + m2, इसको सॉल्व करने से आपका आ रहा है -1। वैल्यू को रख के देखिए आप, ओके, 1 × -7 + 2 × 2 / 1 + 2, तो -7 + 4/3। ओके, तो ये आपका आ जाएगा -3/3, तो ये आएगा आपका -1। तो ये x निर्देशांक आएगा। y निर्देशांक हमने क्या पढ़ा था, m1 कितना है 1, y2 कितना रहा है 4 + m2 कितना है 2, y1 कितना है -2/1 + 2 m1 + m2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 0। तो इसका मतलब पहला जो बिंदु है जो रेखाखंड को बराबर भाग में बांट रहा था P, उसका निर्देशांक क्या आ गया -1 0। अब मुझे Q के पास जाना है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो मैं क्या करता हूं, अब रेखाखंड AB को नहीं लेता हूं, मैं रेखाखंड BP को लेता हूं, मैं रेखाखंड BP को लेता हूं। आप AB को लेके भी अगेन बना सकते हैं, बट मैं इस बार BP को लेके बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एम है मुझे Q फाइंड आउट करना है ना। तो Q फाइंड आउट करना है, तो देखिए पिक्चर से साफ दिख रहा है आपको, B और P के एकदम बीच में Q है। कैसे जाना, क्योंकि P से Q 1 है तो B से Q भी 1 है, तो ये 1:1 वाला हिसाब है। इसका मतलब Q यहाँ पर मध्य बिंदु बन जाएगा, Q बन जाएगा मध्य बिंदु। मैंने आपको विशेष स्थिति बताया था। देखिए यहाँ पर अगर आपका किसी क्वेश्चन में m1:m2 1:1 हो जाए तो आपका x निर्देशांक डायरेक्ट हो जाता है x1 + x2/2। तो आपको कुछ करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। ओके, तो आपका x1 क्या हो गया -1, x2 क्या हो गया -7, दोनों को जोड़ दीजिए, -1 -7, देखिए -1 -7/2। इसी तरह y निर्देशांक क्या होगा 0 + 4 y1 + y2/2। इसको सॉल्व कीजिए आप, -8/2 4/2, तो बिंदु Q का निर्देशांक -4 2।
आपका आंसर ये हो गया। तो पहला बिंदु था P -1 0 निकल गया, दूसरा बिंदु था Q -4 2 ये भी निकल गया। अगर किसी के मन में होगा क्या सर हम AQ/BQ लेके नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हैं आप एकदम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको A से Q के लिए 2 रखना होगा, B से Q के लिए आपको 1 रखना होगा। बट मेरे विचार से चूंकि आपका 1:1 यहाँ साफ दिख रहा है तो Q को आप मध्य बिंदु मान लिए और डायरेक्ट जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इजीली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष ओके किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि जो अभिष्ट अनुपात है वो k अनुपात 1 है और बांटने वाला जो रेखाखंड बांटने वाला जो बिंदु है वो y अक्ष पर मौजूद है। तो साथ ही y अक्ष पर जो बिंदु होता है P उसका निर्देशांक क्या हो जाता है P0y। क्यों, कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक होता है 0y, क्योंकि y अक्ष पर x 0 हो जाता है। तो चलिए आपने जो विभाजन सूत्र पढ़ा था लगा दिया जाए, kx2 + x1 / k+1 ये x के लिए होता है। तो x आपका कितना है 0, तो x से रख दीजिए 0। kx2 कितना है आपका -1, देखिए आपका x2 है -1 ओके, प्लस x1 है आपका 5 बटा k+1। तो k+1 × 0 तो 0 × हीरो बराबर 0, तो ये हो गया 0। तो आपका -k+5 आ गया 0, तो यहाँ से k बराबर आ गया 5। तो ये आपका पहला आंसर डन हो गया। ओके, आपको पूछा गया था y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने पहले मान लिया k:1 तो k आया 5, तो अनुपात जो आएगा 5:1। आगे बोला गया है कि जो बिंदु काटेगा, जो बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, वो दोनों को जो 5:1 में विभाजित करेगा उसका निर्देशांक क्या होगा। तो चलिए उसको भी निकालते हैं। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा ky2 + y1 / k+1। तो यहाँ से y बराबर k के जगह में 5 रख दीजिए, मालूम चल गया आपको। y2 आपका -4 है, यहाँ पर देख लीजिए आप, प्लस y1 आपका यहाँ -6 है बाई k+1 तो 5+1। तो y बराबर आ रहा है -20 -6/6 -26/6 -13/3। तो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा निर्देशांक उसका क्या हो जाएगा Pxy। x क्या है मेरा 0, तो 0 बढ़ जाएगा। y हमने क्या निकाला है -13/3। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, वहाँ y अक्ष था, यहाँ पर x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर x अक्ष हो जाएगा। देखिए बिंदुओं a -1 -5 और b -4 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। फिर से सेम काम करेंगे, डिट्टो वैसे बनेंगे। माना कि अभिष्ट अनुपात k:1, साथ ही चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है ना, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा Px0, क्योंकि x अक्ष पे y0 हो जाता है। ओके, चलिए विभाजन सूत्र लगाया जाए। x बराबर kx2 + x1 / k+1। तो k का k रहेगा, x2 के जगह -4, x1 के जगह 1 / k+1। इसको सॉल्व करने से आ रहा है -4k+1 / k+1, इसको भी रहने दीजिए। नेक्स्ट आप y निकालिए, ky2 + y1 / k+1। y2 का जगह 5 डालिए, y1 का जगह -5 डालिए। देखिए y1 -5 है, y2 5 है / k+1। तो रिजल्ट आ रहा है 5k - 5 / k+1। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 5k - 5 = 0, क्योंकि 0 × k+1 ये आपका 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से k बराबर क्या आ गया 1। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इस k का मान को x के मान में रख दीजिए, k का यह मान यहाँ पर आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। k का यह मान x में रखने पर, तो x बराबर क्या है -4k+1 / k+1। x बराबर है आपका -4k + 1 / k+1। -4 लिखिए, k का वैल्यू 1 आया, 1 बढ़ा दीजिए, +1 / 1 + 2। तो सॉल्व करने से आपका रहा -3/2। तो अभिष्ट बिंदु जो P था उसका निर्देशांक क्या होगा Px0। मैंने माना था ना Px0। देखिए यहाँ पर अब मुझे x फाइंड आउट हो गया है। x कितना आया -3/2, तो x का जगह बैठा दीजिए -3/2 और यह 0 का 0। तो आता हुआ अभिष्ट बिंदु P है, ठीक है, जो x अक्ष पर स्थित होगा और बिंदु A और B को, ठीक है, 1:1 में विभाजित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बिंदु A 6:1, B 8:2, C 9:4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष
इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करें। देखिए मेरा एक पिक्चर मैंने बनाया फिगर, यहाँ पर ABCD मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके जो विकर्ण होते हैं, देखिए यहाँ विकर्ण कौन है, AC है और BD है। विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये BD विकर्ण जो है ये AC को समद्विभाजित कर देगा, मतलब जितना AO होगा उतना OC होगा। इसी तरह आपका जो AC विकर्ण है ये BD को समद्विभाजित कर देगा, मतलब जितना BO होगा उतना OD होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए पिक्चर में शीर्ष A कितना है 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P3। ओके, ये हमारा शीर्ष है। विकर्ण क्या है, AC और BD। तो अभी हमने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, इसका विकर्ण जो होता है परस्पर समद्विभाजित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि AC का मध्य बिंदु O होगा, क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जितना AO होगा उतना OC होगा। इसका मतलब 1:1 होगा। AO अनुपात OC कितना आएगा 1:1, क्योंकि ये बराबर बराबर कट जाएगा। तो हम लोगों ने एक विशेष स्थिति पढ़ा था ना कि जब अनुपात 1:1 हो जाएगा तो वह बिंदु जो होता है वो मध्य बिंदु हो जाता है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। तो देखिए AC पर मैं विचार कर रहा हूँ, AC के ऊपर। तो x1 कितना हो गया 6, x2 कितना हो गया 9, तो 6 + 9/2। इसी तरह y1 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया 4, तो 1 + 4/2। ओके, अब मैं इधर से देखता हूँ, इधर से BD भी तो विकर्ण है, तो BD भी तो विभाजित हो जा रहा है दो बराबर पार्ट में। तो जितना OD होगा उतना OB होगा, मतलब इधर से OD अनुपात OB भी, ये भी 1:1 आ रहा है, ये भी 1:1 आ रहा है। तो इस साइड से O बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु हो जाएगा। ये इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो x1 कितना है P, x2 कितना है 8, तो P + 8/2। इधर y1 है 3, y2 है 2, तो 3 + 2/2। अब ध्यान से देखिए आप AC का मध्य बिंदु क्या है O, BD का मध्य बिंदु क्या है O। तो O का जो निर्देशांक AC से आएगा वही निर्देशांक O का B से D आएगा, क्योंकि O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है, दोनों रेखाखंड का मध्य बिंदु है, दोनों रेखाखंड O में कटता है। इसका मतलब AC के लिए O का जो निर्देशांक आएगा वही वाला BD के लिए O का निर्देशांक आएगा। तो इस केस से O का निर्देशांक ये आया, लेकिन इस केस से BD लेने से O का निर्देशांक ये आया, लेकिन दोनों तो भाई O को ही बता रहा है। इसका मतलब दोनों का दोनों बिंदु एक ही जगह पर है। तो एक ही जगह पर तभी हो सकता है जब इस x का मान इस x के मान के बराबर होगा और इस y का मान इस y के मान के बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए O 15/2, 5/2 बराबर आ रहा है OP + 8/2, 5/2। देखिए 5/2 5/2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब P + 8/2 बराबर आएगा 15/2, 2 कैंसिल हो गया। तो P + 8 = 15, तो P = 7। देखिए क्वेश्चन कितना भयंकर था, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं था। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना था। कॉन्सेप्ट यहाँ क्या था, ज्यामिति वाला कॉन्सेप्ट। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है तो आपका ज्यामिति और बीजगणित ओके होना चाहिए। मुझे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन, बस इस बार आपको x और y निकालना है। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो ले लीजिए आप इसी क्रम मतलब होता है लगातार लेना, मतलब ABCD लेंगे तो ABCD ही लेना होगा। आप ABDC नहीं लीजिएगा, आप ACBD नहीं लीजिएगा। तो देखिए पहला बिंदु क्रम में लेना है, तो पहला बिंदु को मान लिया A12, दूसरा बिंदु को B मान लिया मैं 4y, नेक्स्ट B के बाद C आना चाहिए ना, क्रम में, तो C होगा x6। क्रम में नहीं लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका D35, तो D35 ले लिया। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना, बाइसेक्ट करता है। तो ये जितना होगा O से D जितना होगा O से B उतना होगा, O से A जितना होगा O से C उतना होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले AC पर विचार करते हैं। AC मेरा विकर्ण है, O इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो जोड़ दीजिए 1 + x/2, 2 + 6/2। तो ये बिंदु O का निर्देशांक आ गया। अब आप BD पे आ जाइए। BD इसका भी मध्य बिंदु हो ही आ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसके लिए क्या होगा 3 + 4/2, x1 + x2/2 और 5 + y/2, y1 + y2/2। अब चूंकि दोनों मध्य बिंदु O को ही बता रहा है
ये भी ओ को बता रहा है, ये भी ओ को बता रहा है, इसलिए दोनों साइड ओ होगा और दोनों ओ का जो निर्देशांक होगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका एक्स पार्ट क्या रहा है, एक्स प्लस 1/2, वाई पार्ट 8/2, इधर 7/2, 5 प्लस y/2। तो अभी मैंने बोला ना आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और वाई, इसका मतलब एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा, वाई वाई के बराबर हो जाएगा। तो चलिए तुलना कीजिए, 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, आपका पहला रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, दूसरा रिजल्ट आ रहा है 5 प्लस y/2 बराबर 8/2। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 कैंसिल, x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 6, आपका x क्या निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 3। ओके, तो x बराबर 6 लेने पर, y बराबर 3 लेने पर दिया हुआ चारों बिंदु जो है एक समांतर चतुर्भुज को बना देगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B का निर्देशांक 1-4 है। हमें बोला गया है एक वृत्त लेना है। देखिए मैंने एक वृत्त ले लिया, वृत्त के सबसे बीच में क्या स्थित होता है, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में केंद्र बिंदु का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2-3। तो हम मान ली इस वृत्त का केंद्र बिंदु C है, कुछ भी मान सकते हैं। इसका निर्देशांक है 2-3 लिख दिया हमने। आगे लिखा है B के निर्देशांक 1-4 है और AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त का व्यास हम उसको कहते हैं ना, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास एक्चुअली में एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के एक परिधि पर स्थित बिंदु को वृत्त के विपरीत और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाता है, लेकिन शर्त यह है कि वह केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए तो AB मेरा व्यास तभी हो सकता है जब ये C से होकर गुजरेगा। तो AB मेरा वृत्त का व्यास है, तो A एक छोर पे रहेगा, B उसके विपरीत छोर पे रहेगा। देखिए यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, और ये C को छू के जाएगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने मान लिया कि A का निर्देशांक XY है, मुझे क्वेश्चन में A का निर्देशांक निकालना था, तो हमने मान लिया कि A का निर्देशांक XY है। अब चूंकि AB वृत्त का व्यास है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और C को हमने क्या माना, केंद्र मान लिया। तो ये तभी हो सकता है जब C केंद्र है, AB वृत्त का व्यास है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब ये C जो है AB का मध्य बिंदु होगा। अब सवाल उठता है सर C AB का मध्य बिंदु कैसे होगा। देखिए वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त पर उपस्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। मतलब C से B का दूरी जितना होगा, C से B का दूरी जितना होगा, C से A का भी दूरी उतना ही होगा। इसका मतलब BC बराबर AC आ रहा है, तो अनुपात कितना आ रहा है, 1:1 का अनुपात आ जा रहा है ना, ये 1:1 का अनुपात आ जा रहा है। और B से C को भी त्रिज्या कहेंगे, A से भी C को त्रिज्या करेंगे, तो BC बराबर AC है, दोनों सेम चीज हो जा रहा है। तो दोनों सेम चीज हो रहा है तो दोनों के बीच का दूरी भी सेम हो जा रहा है, तो अनुपात भी सेम हो जाएगा 1:1। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर A का निर्देशांक XY है, AB अगर वृत्त का व्यास है और AB अगर C से होकर गुजर रहा है, C अगर वृत्त का केंद्र है, तो C को मध्य बिंदु बनना पड़ेगा। अतः C AB का मध्य बिंदु है, C AB का मध्य बिंदु है। तो हम लोग लिखते थे ना PXY, तो PXY की जगह हम लिखेंगे CXY। तो देखिए C x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए, कोमा y का वैल्यू कितना है -3, तो C 2-3। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम अपने कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि C मध्य बिंदु है ना, तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, A और B का x निर्देशांक का एवरेज, और y क्या होगा इसका, A और B के y निर्देशांक का एवरेज, यही ना। तो चलिए C किसका मध्य बिंदु है, A और B का। तो A का निर्देशांक में x क्या है, x, और B के निर्देशांक में x का वैल्यू क्या है 1। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो इसके साइड से x, इसके साइड से 1, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 1/2। इसी तरह y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है, y2 कितना है 4/2। अब जिस तरह मैंने अभी आपको समांतर चतुर्भुज वाला बताया, सेम कहानी यहाँ पर भी है। ये क्वेश्चन के मुताबिक केंद्र का निर्देशांक है, ये हमारे मुताबिक निर्देशांक है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो देखिए इधर भी C है, इधर भी C है, ये x को बताएगा, ये भी इसके x को बताएगा, ये इसके y को बताएगा, ये इसको y को बताएगा। तो C खत्म हो गया, छोड़ दीजिए इसको। तो x को x से बराबर कीजिए, x निर्देशांक को, और y निर्देशांक को y निर्देशांक से बराबर कर दीजिए। तो चलिए बराबर कीजिए, x प्लस 1/2 किसका जगह ले लेगा, 2 का, x प्लस 1/2 किसका जगह ले लेगा, 2 का।
y प्लस 4/2 किसका जगह ले लेगा, -3 का। तो x प्लस 1/2 बराबर 2, तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर 3, तो आपका x निकल गया। y प्लस 4/2 बराबर -3, तो y प्लस 4 बराबर -6, तो यहाँ से आपका निकल गया y बराबर -6 -4 -10। तो अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, तो हमने ए का निर्देशांक बना था x, y, तो x आ गया 3, y आ गया -10, तो आंसर हो गया 3, -10। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये सेकेंड पार्ट आज आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था दूरी सूत्र, सेकेंड पार्ट आज मैंने आपको बता दिया विभाजन सूत्र और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा, थर्ड वीडियो रहेगा, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर रहेगा। हमसे आप जुड़े रहिएगा, अगले क्लास में अगेन आप उपस्थित होइएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।